अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इनकम टैक्स की जानिब से तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ टीमों के कई मुकामात पर धावे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और उनके अफराद खानदान निशाना, दामाद के घर से 4 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद। तेलंगाना में अनारकी फैलने का अंदेशा, ईडी और इनकम टैक्स अहदेदार छापे मारने में मसरूफ। रियासत और मरकज के दरमियान तनाव से अवाम में बेचैनी, अदलिया पर इस वक्त नाजुक जिम्मेदारी। कांग्रेस लीडर जी निरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के लीडरान राम राम बोलते हैं लेकिन सिर्फ नफरत की सियासत में मसरूफ। ईडी और आईटी का नाम लेकर हिरासानी, एमएलसी कविता की मोदी हुकूमत और बीजेपी पर शदीद तनकीद। आदिवासियों की फलाह और उनकी बाज़ावतकारी के लिए केसीआर हुकूमत संजीदा नहीं, किसानों की फलाह के कोई इक़दाम नहीं। किसान कांग्रेस लीडर कोडंडा रेड्डी की टीआरएस हुकूमत पर तनकीद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई। 11 दिनों में रियासत के 7 अजला का पैदल दौरा और आवाम से राब्तों का है मंसूबा। और काबिज इसराइली फौज ने कई इलाकों में मारे छापे, 22 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल में बस स्टेशन पर 2 धमाके, 1 हलाक, कई जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। इनकम टैक्स ने तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और मुख्तलिफ टीमों के साथ कई मुकामात पर छापे मारे। उनका सिलसिला जारी रहने का भी अंदेशा है। रियासती वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी के मकान, दफातर, कॉलेजेस के अलावा उनके रिश्तेदारों के मकानात और इदारों पर धावे किए गए। इन धावों के दौरान कई इंकशाफात की भी इतलात मिल रही हैं। महकमा इनकम टैक्स अहदेदारों की जानिब से ताहाल सरकारी तौर पर कोई तौसीख नहीं की गई, बल्कि कहा जा रहा है कि रियासती वज़ीर और उनके अफराद ख़ानदान के मकानात पर सिर्फ छापे जारी हैं। इस दौरान उनके दामाद राजशेखर रेड्डी के मकान से लगभग 4 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद की गई है। और ये भी इतला है कि मल्ला रेड्डी के फर्जंद प्रवीण रेड्डी हस्पताल में सेहत की खराबी के बाद ज़ेरे इलाज हैं। मल्ला रेड्डी की भी सेहत बिगड़ने की इतलात मिली थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि दर्जनों टीमें उनके पीछे पड़ी हुई है। అంతా డానా చేస్తున్నాం, మేము దొంగ వ్యాపారాలు చేస్తున్నామా? మేమంతా కాలేజీలో పేద పిల్లలకు మనం చదువు అందిస్తున్నాము. 35,000 60,000 ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు MBA చదివిస్తున్నాము. అసలు దుర్మార్గం చర్య తీసుకొని మా ఇండ్ల మీద, మా కొడుకుల మీద మేము దొంగ వ్యాపారాలు చేస్తున్నామా? స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నామా? ఏమైనా క్యాసినోలు ఆడిపిస్తున్నామా? దుర్మార్గం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇంతమంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళని 200 మందిని పంపించి మా ఇండ్ల మీద, మా కొడుకుల మీద ఇంత దౌర్జన్యం చేస్తుంది. ఇంత దుర్మార్గమా? రాజకీయ కక్ష వల్ల మా కొడుకులు తెలంగాణ దాకా ఇబ్బంది పెట్టి కొట్టినట్టున్నారు. వాడు ఇప్పుడు బేమా तेलंगाना में अनारकी फैलने के अंदेशे हैं। कांग्रेस लीडर जी निरंजन ने ये बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मरकजी एजेंसियां सरगर्म हैं, ईडी और इनकम टैक्स अहदेदार छापे मारने में मसरूफ़ है। अदलिया पर इस वक्त नाजुक जिम्मेदारी है और उसे मुदाखलत करते हुए टकराव का रास्ता और कैफियत को ख़त्म करना चाहिए। मरकज़ और रियासत के दरमियान तनाव के हवाले से उन्होंने काफ़ी अहम बयान दिया। आइए देखते हैं उनके ये तासुरात। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से उसके बीच में जो टकराव चल रहा अपना स्टेट में, और जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज के जो एक्टिविटीज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिदायत पे जो हो रहे, उससे इस देश में और ख़ास तौर पर तेलंगाना में एक टकराव का वातावरण, एक अनार्की सिचुएशन क्रिएट होने का अंदाज़ा महसूस हो रहा। इस वास्ते मैं जुडिशल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदार पर्सन्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आज ने कार्यनिर्वाहक व्यवस्था के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। अब कुछ भरोसा है तो नहीं, जुडिशरी के ऊपर इतने आवाम का विश्वास है। तो आपने इंटरफेयर होइए
ये टकराव का वातावरण को दूर करिए और जमहूरियत में ये सही ढंग से ये वातावरण नहीं चल रहा। बीच में मोदी साहब बेगमपेट एयरपोर्ट में टेबल को तपक कर बात करे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। उसी ढंग से केसीआर साहब भी प्रेस मीट पे बात करे, मोदी साहब ये चलने वाला नहीं है। तो दो जने जो हम देख लेंगे ये चलने वाले नहीं है, इस बीच में नहीं आवाम परेशान है। बीजेपी के साबिक रुकन कानून साज कौंसिल एन रामचंद्र राव ने इल्जाम लगाए कि टीआरएस अपने कायदीन के घरों पर धावों से डर रही है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष लापता हैं और उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। रामचंद्र राव ने सवाल किया कि खसूसी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जो टीआरएस कायदीन की खरीदी के मामले से निमट रही है, इत्तलात आखिर बाहर क्यों फैलाई जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकन पार्लिमान बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का 5वां मरहला 28 नवंबर से शुरू किए जाने की इत्तलात है और 16 दिसंबर तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान मुख्तलिफ असम्बली हलकों में बीजेपी कारकुन बाइक रैलियां भी निकालने का मंसूबा रखते हैं। बीजेपी के लीडरान राम राम बोलते हैं लेकिन सिर्फ नफरत की सियासत में मसरूफ़ हैं। ईडी और आईटी का नाम लेकर हिरासा करने की कोशिशें जारी हैं। टीआरएस एमएलसी कविता ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो और अवाम बीजेपी से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत टीआरएस हुकूमत के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन केसीआर और तेलंगाना की आवाम डरने और घबराने वाली नहीं है क्योंकि कोई गलती नहीं की गई। వాళ్ళకు ఒక లీడర్ లేరు, ఒక ఐడియాలజీ లేదు, వాళ్ళు ప్రజలలో లేరు, వాళ్ళు ఎవరికి పనిచేసిన వాళ్ళు లేరు కాబట్టి వాళ్ళకు నాయకులు ఎదగలే। ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వాని ఎన్నికలకు పోవాలి, పోటీ చేయాలి। చేద్దామంటే ఎవరైనా నిలబడి గెలుస్తాడని సురేందరన్నకు వ్యతిరేకంగా కాబట్టి ఎవరు పోటీ చేయడు కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకో పార్టీలో పెద్ద లీడర్ ఉంటే పాపం ఆయన జీవితాంతం కష్టపడి పేరు తెచ్చుకుంటే వాడిని ఎత్తుకపోవాలి, ప్రలోభ పెట్టాలి, లేదంటే కేసు పెట్టాలి, లేదంటే ఈడీ అనాలి, లేదంటే ఐటీ అనాలి। ఇంతకు మించి ఏమన్నా ఉన్నదా వాళ్ళది? ఏం లేదు। एक ही काम है, राम राम जपना, पराया लीडर अपना। अपने पार्टी में बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो ईडी डालते, आईटी डालते और क्या क्या की डालते। నేను ఒకటే చెప్తున్నా, తెలంగాణ గడ్డ నుంచి ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి अब क्या डालते डाल लो जी, हमारे तेलंगाना वाले डरने वाले नहीं है। వరుస పెట్టి మన మినిస్టర్ల మీద ఐటీ దాడులని నెల రోజులే చేయబట్టి ఒక్క మంత్రిని విడిచిపెడతలేరు, ఒక్క ఎమ్మెల్యేని విడిచిపెడతలేరు, ఒక్క ఎంపీని విడిచిపెడతలేరు। ఏం భయం ఉంది మనకు? వ్యాపారం చేస్తున్నారు, లీగల్ గా చేస్తున్నారు, చేసుకుంటారు। అడిగితే ఆఫీసర్ వచ్చి అడిగితే చెప్తారు, అవసరమంటే జవాబు ఇస్తాం, పత్రాలు ఇస్తాం, చూసుకోపో। దానిలో భయపెట్టేది ఏముంది? దానిలో ప్రచారం చేసేది ఏముంది? ఎందుకోసం చేస్తున్నారు? అదే మనం మన ప్రభుత్వం నుంచి నిన్నగాక మొన్న ఎమ్మెల్యేలు కొనడానికి కొంతమంది వచ్చిండ్రు। మనం ఏమన్నాం? సరే బాబు, ఆయన ఎవరిదో పేరు వినబడ్డది, BL సంతోష్ అన్నట్టు అయినది, నువ్వు రా అన్నాం, విచారణకు రా అన్నాం। అంటే ఎంత భయం? 10 కేసులు వేసిండ్రు, 10 కేసులు। ఏందట? మన దగ్గర దొరికిన దొంగల మీద మనం విచారణ చేయొద్దట, అసలే విచారణ చేయొద్దట। కోర్టుకు పోయి ఆగబట్టుకున్నారు। అవన్నీ పోని మనం సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాం, విచారణ చేస్తామని చెప్పినాం। విచారణ చేస్తామని చెప్పగానే నేను దొంగని కాదు, ఏందది యాదగిరి గుట్ట పోయి ప్రమాణం చేసిండు ఆయన బండి సంజయ్ గారు, రకరకాల ప్రమాణాలు, దొంగ ప్రమాణాలు। ఇక నిన్ననైతే ఏడవనే ఏడ్చిండు, పాపం ఎందుకు ఏడ్చిండో నాకు అర్థం కాలే కానీ ఏదో సభ పెట్టి ఒకటే ఏడ్చిండు। ఏడ్చి ఏమంటాడు అల్టిమేట్ గా అంటే, నేనేం చేయలే, మాకేం తప్పులేదు, మా నాయకులంతా మంచోళ్లే, కానీ నేను కోర్టుకు పోతా। ఎందుకు పోయిండు మళ్ళా కోర్టుకి? ఆ BL సంతోష్ అంటే ఆయన వస్తే ఆయన అరెస్ట్ చేయొద్దట, దొంగతనంగా ఏంగా దొరికిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొద్దట, దానికోసం కోర్టుకు పోయిండు। సరే కోర్టు ఏమన్నది, సరే అరెస్ట్ చేయకపోతే చేయము, విచారణకు రా అన్నది। నిన్నేం చేసిండు? విచారణకు కూడా రాడట। మీరు ఆలోచించాలి దయచేసి ఒకసారి। किसान कांग्रेस लीडर कोडंडा रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की फलाह और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए केसीआर हुकूमत संजीदा नजर नहीं आती। धरानी पोर्टल भी लाया गया लेकिन इसके जरिए भी आवाम का कुछ भला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल लापरवाहियां बरत रही है जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने भी कहा कि कई किसान खुदकुशी पर मजबूर हैं और बाज़ मसाइल न हल होने की वजह से परेशान हैं। चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्गल मंडल है, ब्यागरी नरसैया बोल के एक दलित फार्मर है, किसान है, उनको इंदिरा गांधी के ज़माने में ज़मीन दिया गया, उससे उन्होंने जी रहे हैं। परसों बगैर बोले वो ज़मीन यहाँ के सरकार खींच लिए। उन्होंने
एक वीडियो में बोलते हुए इंदिरा गांधी ने ज़मीन मुझे दिया, अभी केसीआर मेरे ज़मीन खींच लिया, मैं इसलिए मैं खुदकशी कर ले रहा हूँ, मर गया बेचारा। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत है तेलंगाना में। आज हम कल भी 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी के पास गए, बार बार हम बोलते गए भाई ये ज़मीनों का जो तगादा है ऑनलाइन में चढ़ाने का है, 20-25 लाख फैमिलीज़ का अभी तक उसमें दर्ज नहीं हुआ, जल्दी करो। लेकिन अभी तक कुछ उसका सल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने दरख्वास्त दिया, असाइन लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड और पट्टा लैंड, ये तमाम हम समस्याओं को जल्दी कंप्लीट करने के लिए एक दरख्वास्त दिए। उसमें चीफ सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया तुरंत हम इसके लिए ध्यान देंगे, कंप्लीट करेंगे। देखेंगे 2-3 दिन, 1 हफ्ता देखेंगे, उसके बाद में क्या होता। हमारा जिम्मेदारी ये है कि कांग्रेस पार्टी का, हम जो लोग बेघर हो गए, बेज़मीन हो गए, वो लोगों के साथ हम रहेंगे। इसके लिए कार्यक्रम भी हम दे दिए ऑलरेडी, 24 को है, 30 को है, 5 तारीख को भी है, जिला में है, मंडल में है। ये हम चेतावनी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी, टीआरएस सरकार को, तुरंत इसका जो है समस्या हल करने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जितने भी लोग मर गए ये इसका जो है जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा कि एक रुकन असम्बली के होने नाते उन्हें हल्के की तरक्यात के सिलसिले में जो फंड 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए वो अब तक जारी नहीं किया गया। रघुनंदन ने दावा किया कि इस सिलसिले में उन्हें चीफ मिनिस्टर केसीआर को एक मकतूब भी रवाना किया है और उन्हें इसके जवाब का इंतज़ार है। एक लेटर लिखा था, वो लेटर का मीनिंग ये है, दुब्बा का एमएलए के नाते जो हर एमएलए को जो 5 करोड़ रुपया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड मिलता, वो फंड मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड मैं खर्च करे जैसा देखना। उसमें दूसरा टीआरएस पार्टी लीडर्स, इंचार्ज मिनिस्टर, ये वो बोल के वो 5 करोड़ जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आना है, वो दुब्बा का कॉन्स्टिट्यूंसी का पीपल मेरे को वोट डाल के मेरे को मैंडेट दिया, उसके खिलाफ कई ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहा। मैं ये समझता हूँ दैट आपका नोटिस में नहीं रहे, आपका नोटिस में तो ऐसा नहीं होने देता। क्यों बोले तो तेलंगाना को हम हासिल किया, आंध्रा वाला हमारे ऊपर कक्षा कर रहा बोल के। अभी एक दुब्बा के एमएलए के ऊपर एक गजवेल का सीएम साहब ऐसा करता बोल के मैं नहीं सोच रहा हूँ, आपका नोटिस में नहीं है बोल के आपको ओपन लेटर लिख रहा हूँ। ओपन लेटर देखने के बाद 1 हफ्ते के अंदर दुब्बा के एमएलए के नाते मेरे को जो 5 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड आना, वो फंड मेरा पैसे मेरे को दिलाओ बोल के आज मैं चीफ मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा। तेलंगाना हुकूमत की SC, ST, BC और अक़लियती तलबा को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप फराहम करने की स्कीम से 4,919 तलबा को फ़ायदा पहुँचा। इनमें 2,173 अक़लियती तबके के अफराद भी शामिल हैं। ये स्कीम अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ़्रांस और साउथ कोरिया जैसे ममालिक की यूनिवर्सिटियों में PG और PhD की तालीम में मदद के सिलसिले में है। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तकसीम में लाई गई। पसमानदा और गरीब तबक़ात के तलबा को इमदाद जारी की जा रही है। इस प्रोग्राम में ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान के अलावा मैनेजिंग ट्रस्टी अहमद सईद, ज़ियाउद्दीन नैयर, सदर मजलिस तामीर मिल्लत मिर्ज़ा आरिफ बेग और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तालिबात में स्कॉलरशिप चेक की इजराई AK खान और ज़ियाउद्दीन नैयर के हाथों अमल में लाई गई। गयासुद्दीन बाबू खान चैरिटेबल ट्रस्ट और FEED के इश्तराक से HIC सेट 2023 की इजराई भी की गई। कैंपस में उन तलबा को दाखिला दिया जाता है जो तालीमी काबिलियत के बावजूद माशी तौर पर कमज़ोर हैं और बड़े इदारों में तालीम हासिल करने से कासिर रहते हैं। सियासत TV के नुमाइंदे इस्माइल ज़बीला ने मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर AK खान और दीगर ज़िम्मेदारान से इस मौके पर बातचीत की। में दाखिला हासिल करने के लिए हर साल यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जल्द से जल्द फिर इस साल के लिए भी होने वाला है। 2023 एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट होता है उसके लिए मैं जितने भी हमारे कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, चाहे वो तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो, रायलसीमा हो, इनको यही मशवरा देना चाहता हूँ कि आप इनका जो सिलेक्शन इम्तहान होता है उसमें उसको लिखना ज़रूरी है, अच्छी तरह से तैयारी करना है, लिखना है। अगर एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो गए और सीट हासिल कर लिया यहाँ पर, तो आपका मुस्तकबिल, आपकी फ्यूचर जो है बहुत ही सुनहरा रहने वाला है।
आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बहुत ही ये मददगार साबित होगा और साथ ही साथ कंट्री के लिए, इकॉनमी के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़िक्र यही है कि हमारे जो नौजवान हैं और जो अच्छे मदारिस में, अच्छे कॉलेजेस में जाके पढ़ने की ताकत नहीं है, फाइनेंशियली मेजर रीज़न फाइनेंसेस की वजह से, तो हमारे पास 125 सीट्स है जो प्योरली डिज़र्व करते हैं ऐसे ख़ानदानों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, ब्राइट हैं, मगर वसाइल मौजूद नहीं है, तो उनके लिए दोनों हाथ खुले हैं हमारे। एग्ज़ाम लें, हाई सेट का जो एग्ज़ाम आज रिलीज़ हुआ, हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता उसके अंदर अपीयर हो, एग्ज़ाम लिखें प्योर ऑन मेरिट बेसिस, और जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं ट्रस्ट के, सिलेक्शन के, उसके ऊपर बग़ैर किसी के इंटरफेरेंस के इंशाल्लाह ही विल रीच द कैंपस। पुराना शहर हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नाजायज़ तामीरात के निज़ाम की ख़ुसूसी मुहिम शुरू की गई है। मुहिम लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस अमले के साथ शुरू की गई। फुटपाथ पर नाजायज़ कब्जे बर्खास्त किए जा रहे हैं। घरों के बाहर गैर मजाज तामीर किए गए चबूतरों को भी मुनहदिम किया जा रहा है। इस मुहिम से मालिकान दुकानदारों, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों में काफ़ी बेचैनी भी देखी जा रही है। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने खबरदार किया कि काम से गैर हाजिर रहने वाले सफाई वर्कर्स को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाएगा। सफाई वर्कर्स को जो काम दिया गया है, अगर मुझसे लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलसल कचरे के अंबार मौजूद रहने की इतलात मिल रही हैं, लेकिन सफाई का कोई माकूल नज़म नहीं है, जिससे मुसलसल बीमारियाँ फैलने के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। रचाकुंडा पुलिस ने नकली तालिबी सर्टिफिकेट की तैयारी का पर्दाफाश किया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जयंती यूनिवर्सिटी, काकतीय यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के अलावा तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और SSC के जाली सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिए हैं। मुलजिमीन की शनाख्त 47 सलाम आनंद कुमार, 35 सलाह अहमद और शेख शाहीन के तौर पर की गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने कहा कि मुलजिमीन बैरून मालिक जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को ये सर्टिफिकेट्स 50 से 60 हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे। ఈ మధ్యకాలంలో ఇక్కడ సరూర్ నగర్, బాలాపూర్, పాడి షరీఫ్ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మనము ఈ ఫేక్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికెట్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ పాడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ కేసులో 3 నిందితుల్ని వాళ్ళకు పీడీ యాక్ట్ కూడా మనం బుక్ చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా మా చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ కొత్త ర్యాకెట్ ఇది. ఓవర్సీస్ ఎవరు UK కానీ US వీసా కోసం అప్లై చేస్తారు, విదేశాలకు వెళ్తున్నారు, ఎవరికి ప్రాపర్ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్స్ కానీ వేరే డాక్యుమెంట్స్ లేవు, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ అబ్రాడ్ పంపడానికి కొన్ని ఫేక్ సర్టిఫికెట్ తయారు చేస్తున్న గ్యాంగ్ని మన SOT LB నగర్ తర్వాత చైతన్యపురి పోలీస్ సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ సూపర్విజన్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 4 గ్యాంగ్ మెంబర్, దాంట్లో మిర్యాల ఆనంద్ కుమార్, ఇతను సొంత రామన్నపేట ఊరు, అక్కడ యాదాద్రి భువనగిర్, ఇక్కడ శక్తి నగర్ చింతలకుంట LB నగర్లో ఉంటున్నారు, ఫ్లెక్ డిజైనర్ ఈయనది. తర్వాత మల్లెపాక హేమంత్ కుమార్ అని, ఈయన రిక్కో ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ అని సలీం నగర్ మలక్పేట్లో ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకో ఒక అమ్మాయి షేక్ షాహీన్ అని, వైఫ్ ఆఫ్ షేక్ యాకూబ్ పాషా. ఈ అమ్మాయి వీసా ప్రాసెసింగ్కి కౌన్సిలర్, వే ఫర్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ అని ముస్రంబాగ్ మలక్పేట్లో ఉంటుంది, అక్కడ ఈ అమ్మాయి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ అమ్మాయి సొంత ఊరు కొత్తగూడెం డిస్టిక్. ఇప్పుడు शहर हैदराबाद में मकान मालिक की 81 तला वजनी सोने के जेवरात की चोरी करने वाले एक ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून उसके शौहर और मां को नारायणगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से मसरूखा जेवर जब्त कर लिए गए। ये खातून उन्हीं के घर में काम कर रही थी और उसी जगह उसने चोरी की। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद CCTV फुटेज का जायज़ा लिया गया और मुकम्मल तहकीकात के बाद घर में काम करने वाली खातून सुनीता, उसके शौहर सुरेश और उसकी मां शोभा को गिरफ्तार किया गया। दरअसल सुनीता ने मौका देकर चोरी करने का अपने शौहर मां के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद वो किसी को शक न हो इसलिए मकान में पहले जिस तरह काम कर रही थी। और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज उसका 77वां दिन है। पैदल यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश पहुंच गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचने पर राहुल गांधी समेत तमाम भारत यात्रियों का शानदार इस्तकबाल हुआ। ये यात्रा अगले 11 दिनों में मध्य प्रदेश के 7 अजला से गुजरेगी। राहुल गांधी ने इस मौके पर कई मसाइल पर बातचीत की और कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश में हमने पहला कदम रखा, आवाम से बातचीत होती रहेगी, मसाइल पर गुफ्तगू होगी। हर रियासत के मसाइल अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ औसतन 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और इस दौरान किसानों, नौजवानों, बहनों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के दिल की बात जानने की कोशिश की जाती है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को नफरत अंगेज तहरीक केस में जमानत दे दी गई। ताहम इससे कबल आजम खान को अबूरी जमानत मिली हुई थी। अदालत में आज फाइनल बेल के लिए तारीख मुकर्रर की गई थी। फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ने आजम खान की जमानत को मंजूर कर दिया है। अहम बात यह है कि अदालत ने नफरत अंगेज तहरीक केस में आजम खान को 3 साल कैद और 6000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। आजम खान ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट ने आजम खान की 22 नवंबर तक अबूरी जमानत को मंजूरी दी थी। आजम खान मंगल को इस केस में जमानत के लिए अदालत में पेश हुए थे, जहां वो 4 घंटों तक अदालत के अहाते में मौजूद रहे। और पेश है चंद खबरें अर्ज़ फ़लस्तीन से। काबिज़ इस्राएली फ़ौज ने मगरबी किनारे और अल-क़ुद्स के शहरों में अलग अलग मुकामात पर छापे मारे, जिसमें साबिक़ कैदियों समेत 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ालिम इस्राएली फ़ौज ने कई घरों पर छापे मारे, तलाशियाँ लीं और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने इस बात की तस्दीक की कि इस मुहिम में काबिज़ फ़ौज ने मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें चंद साबिक़ कैदी भी शामिल हैं। इसराइल का फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म मुसलसल जारी है। मकबूजा यरूशलेम में बस स्टेशनों पर 2 धमाके हुए, जिसमें एक शख्स हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। मकबूजा यरूशलेम में बस स्टेशनों पर हुए इन धमाकों में एक शख्स हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इसराइल ने एक हलाकत की तस्दीक कर दी है और उसे एक दहशतगर्द हमले से ताबीर किया है। इंडोनेशिया के मरकज़ी जज़ीरे जावा में पीर के रोज़ आए ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 250 तक जा पहुँची, जबकि मुतादिद अफराद अभी ज़ख्मी हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुकामी हुकाम ने तबाहकुन ज़लज़ले से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे के अंदेशे भी ज़ाहिर किए हैं। मगरबी जावा के गवर्नर रिजवान कामिल ने दूर दराज के इलाकों में हलाकतों की नई तादाद का ऐलान किया और कहा कि मरने वालों में कई बच्चे सरकारी स्कूलों के तालिब इल्म थे। और अब पेश है आखिर में फिर एक मरतबा हेडलाइंस। इनकम टैक्स की जानिब से तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ टीमों के कई मुकामात पर धावे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और उनके अफराद खानदान निशाना। दामाद के घर से 4 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद। तेलंगाना में अनारकी फैलने का अंदेशा। ईडी और इनकम टैक्स अहदेदार छापे मारने में मसरूफ। रियासत और मरकज के दरमियान तनाव से अवाम में बेचैनी। अदलिया पर इस वक्त नाजुक जिम्मेदारी। कांग्रेस लीडर जी निरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के लीडरान राम राम बोलते हैं, लेकिन सिर्फ नफरत की सियासत में मसरूफ। ईडी और आईटी का नाम लेकर हिरासानी। एमएलसी कविता की मोदी हुकूमत और बीजेपी पर शदीद तनकीद। आदिवासियों की फलाह और उनकी बाज़ावतकारी के लिए केसीआर हुकूमत संजीदा नहीं। किसानों की फलाह के कोई इक़दाम नहीं। किसान कांग्रेस लीडर कोडंडा रेड्डी की टीआरएस हुकूमत पर तनकीद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई। 11 दिनों में रियासत के 7 अजला का पैदल दौरा और आवाम से राब्तों का है मंसूबा। और काबिज़ इसराइली फौज ने कई इलाकों में मारे छापे। 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल में बस स्टेशन पर 2 धमाके, 1 हलाक, कई जख्मी। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला फिलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।